Good morning, students. So today we discuss about remaining part of the yesterday chapter blood. आज हम पढ़ेंगे प्लेटलेट्स के बारे में, ब्लड ग्रुप एंड ब्लड क्लॉटिंग एंड डिसऑर्डर ऑफ ब्लड। सबसे पहले पढ़ते हैं प्लेटलेट। प्लेटलेट क्या होते हैं? प्लेटलेट्स आर स्फेरिकल ओवल शेप्ड सेल विद बाइकन्वेक्स सरफेस। आरबीसी क्या थे? बाइकनकेव थे। स्फेरिकल ओवल शेप्ड सेल्स विद बाइकन्वेक्स सरफेस। प्लेटलेट काउंट, नॉर्मल प्लेटलेट काउंट क्या होता है बॉडी का? 2 to 5 lakhs पर मिलीमीटर क्यूब। फंक्शन क्या है प्लेटलेट्स के? थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं प्लेटलेट्स को। ये रिलीज करते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन का क्या काम है? एसेंशियल फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। जब भी हमारे कोई इंजरी होती है स्किन पे, हमारे ब्लड निकलता है तो हमारा ब्लड 1 से 2 या 3 मिनट में क्लॉट हो जाता है। तो जो वो क्लॉटिंग के लिए जो फैक्टर चाहिए ना हमें स्टार्टिंग क्लॉटिंग स्टार्ट करने के लिए, तो वो क्या चाहिए? थ्रोम्बोप्लास्टिन। कहाँ से रिलीज होता है? प्लेटलेट से। प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स भी। सेकंड, बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के जो भी इन्फेक्शन होता है हमारा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उसके अगेंस्ट भी थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स काम करते हैं। और ये रिलीज़ भी करते हैं हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन। दोनों का क्या फंक्शन है? ये ब्लड वेसल को ना कॉन्ट्रैक्ट कर देती हैं, सिकुड़ देती हैं। इससे क्या होता है? ब्लीडिंग जो हो रही है हमारी, जो इंजरी हुई है वहाँ से ब्लीडिंग रिड्यूस हो जाती है। कंस्ट्रिक्ट मतलब सिकुड़ देती है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, डिक्रीज इन प्लेटलेट काउंट। अगर बॉडी में प्लेटलेट काउंट डिक्रीज हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। जो डेंगू में भी हो जाता है, डेंगू फीवर होता है ना, जिसके अंदर प्लेटलेट काउंट डिक्रीज हो जाता है। मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म क्या है? डैमेज टिश्यू एंड प्लेटलेट्स क्या रिलीज करेंगे? जो टिश्यू जहाँ डैमेज हुआ है, और प्लेटलेट क्या रिलीज करते हैं? थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन कन्वर्ट कर देता है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम की प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। और फिर थ्रोम्बिन का क्या काम है? थ्रोम्बिन कन्वर्ट कर देता है फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में। फाइब्रिन क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ये थ्रेड बनाने शुरू कर देगा और प्लस ब्लड सेल के साथ मिलके 2 से 3 मिनट में क्या बना देगा? क्लॉट। क्या बना देगा? क्लॉट। फाइब्रिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर और ब्लड सेल के साथ मिलके क्या बना देगा? क्लॉट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ब्लीडिंग टाइम कितना होना चाहिए, क्लॉटिंग टाइम कितना होता है नॉर्मल बॉडी का। ब्लीडिंग टाइम। ब्लीडिंग टाइम में होता क्या है? टाइम टेकन फॉर ब्लीडिंग टू स्टॉप। ब्लीडिंग जितने टाइम में रुक जाती है उसको कहते हैं ब्लीडिंग टाइम। नॉर्मल अपने आप जब ब्लीडिंग रुक जाती है उसको कहते हैं ब्लीडिंग टाइम। वो क्या टाइम है? 1 to 4 मिनट्स। क्लॉटिंग टाइम, इट इज़ द टाइम टेकन बाय द ब्लड टू क्लॉट। क्लॉट बनाने में कितना टाइम लग रहा है उसको कहते हैं क्लॉटिंग टाइम। ये होता है 3 to 8 मिनट्स। 3 to 8 मिनट्स। और एंटीकोएगुलेंट्स क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंस विच प्रिवेंट क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। जो केमिकल सब्सटेंस क्लॉटिंग ऑफ ब्लड को रोकते हैं। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, हमारी क्लॉटिंग बाहर होनी चाहिए, बॉडी के अंदर नहीं होनी चाहिए क्लॉटिंग। अंदर क्लॉटिंग होगी तो वो थ्रोम्बस बना देंगे, और थ्रोम्बस जब बन गया तो वो अपनी जो ब्लड सर्कुलेशन है अपनी बॉडी में वो रुक जाएगी। वो रुक गई तो फैटल है, वो डेथ भी हो सकती है उसकी वजह से। इसलिए जो क्लॉट है वो हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनना चाहिए, कभी भी बॉडी के बाहर बनना चाहिए। अगर किसी के बॉडी के अंदर क्लॉट बन रहे हैं, थ्रोम्बस बन रहे हैं, तो उसके लिए अपने ड्रग्स कौन सी यूज़ करते हैं? एंटी कोएगुलेंट्स। एंटी कोएगुलेंट्स में कौन कौन सी ड्रग आती हैं? हेपारिन, डाइकुमेरोल एंड सोडियम सिट्रेट। ये सब एंटी कोएगुलेंट हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ब्लड ग्रुप्स। कितने तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं बॉडी में? ABO system, there are 4 blood groups.
ए बी एंड ओ, 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं। और एंटीजन कितने टाइप के होते हैं? ए एंड बी, 2 तरह के एंटीजन होते हैं इन चारों पे ब्लड ग्रुप पे। अब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि क्या कौन कौन से एंटीजन होते हैं और कौन सा ब्लड ग्रुप कौन से ब्लड ग्रुप को रिसीव कर सकता है और किसको वो डोनेट कर सकता है। इसलिए हमने एक ये टेबल बनाया है डोनेट ये करने के लिए। ब्लड ग्रुप एंटीजन कैन डोनेट ब्लड टू, कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम। सबसे पहले देखते हैं ब्लड ग्रुप ए। ब्लड ग्रुप ए पे कौन सा एंटीजन है? ए। तो ये किसको दे सकता है ब्लड? एक तो ए को ही दे सकता है, कोई रिएक्शन नहीं होएगी। बी को दे सकता है? नहीं दे सकता। बी को देगा तो ए और बी के साथ रिएक्शन हो जाएगी। ए बी को दे सकता है? ए बी को दे सकता है क्योंकि उसके अंदर ए प्रेजेंट है। इसके अंदर भी ए प्रेजेंट है और उसके अंदर भी ए प्रेजेंट है। अब ए उसी को दे सकता है जिसमें ए प्रेजेंट है। ए किस में प्रेजेंट है? ए प्रेजेंट है एक तो ए ब्लड ग्रुप में ही, एक प्रेजेंट है ए बी में, और किसी में ए प्रेजेंट नहीं है। इसलिए वो किसको दे सकता है? सिर्फ ए और ए बी को। और ले किससे सकता है? ए से ले सकता है क्योंकि उसमें सिर्फ ए एंटीजन है, कोई रिएक्शन नहीं होएगी। ए बी से ले सकता है? नहीं ले सकता क्योंकि उसके अंदर बी भी प्रेजेंट है, उसके साथ इसकी रिएक्शन हो जाएगी। ओ से ले सकता है? ओ से ले सकता है क्योंकि ओ में कोई एंटीजन नहीं होता, 0 एंटीजन होता है ओ में, इसलिए ले सकता है ये ए एंड ओ से। ऐसे ही बी में कौन सा एंटीजन है? बी एंटीजन है। ये किस किस को दे सकता है? जिसमें बी प्रेजेंट है। एक तो बी को ही दे सकता है, बी में बी प्रेजेंट है, और ए बी में भी बी प्रेजेंट है, इसको दे सकता है, कोई रिएक्शन नहीं होगी। ये और रिसीव किससे कर सकता है? बी से, कोई रिएक्शन नहीं होगी, और ओ से क्योंकि ओ में कोई एंटीजन नहीं है। बी ए को नहीं दे सकता, बी और ए में रिएक्शन हो जाएगी। बी उसी को दे सकता है जिसमें बी प्रेजेंट है, बी प्रेजेंट है। और ले किससे सकता है? जिसमें कोई एंटीजन ना हो, एक तो ओ, एक उसमें बी एंटीजन हो, बी से ले सकता है। ए बी से नहीं ले सकता। ए बी से लेगा तो इसके अंदर ए भी प्रेजेंट है, बी भी प्रेजेंट है, ए रिएक्शन कर देगा इससे बी से। ऐसे ही देखते हैं ए बी में कौन कौन से एंटीजन है? ए और बी दोनों एंटीजन है। तो ये किसको डोनेट कर सकते हैं? ए बी, ए एंड बी दोनों एंटीजन है तो ये ए बी को कर सकता है डोनेट, ठीक है। बी को कर सकता है? नहीं कर सकता क्योंकि इसके अंदर ए भी प्रेजेंट है, वो रिएक्ट कर देगा। ए को कर सकता है? नहीं कर सकता क्योंकि इसके अंदर बी प्रेजेंट है, वो रिएक्ट कर देगा उससे। ऐसे ही ये रिसीव किससे कर सकता है? ए बी, दोनों हैं इसके अंदर एंटीजन। ये ए से कर सकता है, ए से कर सकता है, बी से कर सकता है, बी से भी कर सकता है, बी और बी ये दोनों मिल जाएंगे, बाकी कोई एंटीजन है ही नहीं इसमें। ए बी से कर सकता है, ए बी से तो कर ही सकता है, ए बी है खुद ही है। और ओ से कर सकता है, ओ से भी कर सकता है क्योंकि इसमें ओ में कोई एंटीजन नहीं होता, इसलिए ओ को अपने कहते हैं यूनिवर्सल डोनर क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता। और ए बी को कहते हैं यूनिवर्सल रिसीवर, ये हर किसी से ब्लड ले सकता है। ओ में क्या है? कोई एंटीजन नहीं है, ये हर किसी को डोनेट कर सकता है ब्लड। ए को भी कर सकता है, बी को भी कर सकता है, ए बी को भी कर सकता है, ओ को भी कर सकता है। पर ये ले किससे सकता है? सिर्फ ओ से, क्योंकि अगर इसके अंदर और भी कोई अपने ब्लड इसमें ए ग्रुप का भी ब्लड आ गया तो भी रिएक्ट हो जाएगा, बी का भी आ गया तो भी रिएक्ट हो जाएगा, ए बी का आ गया तो भी रिएक्ट कर जाएगा उससे, क्योंकि ये तीनों एंटीजन हैं इसके अंदर। इसलिए ये रिसीव कर सकता है सिर्फ ओ से। आर एच फैक्टर देखो, अब आर एच फैक्टर क्या होता है? आर एच फैक्टर होता है रिसस फैक्टर। अगर उस ब्लड में पॉजिटिव आर एच है तो उसको कहते हैं ब्लड हैविंग दिस फैक्टर, पॉजिटिव उसके अंदर ब्लड में है। माइनस आर एच होता है ब्लड नॉट हैविंग दिस फैक्टर।
ठीक है। टेस्ट फॉर आर एच फैक्टर बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न से पहले आर एच फैक्टर का जो टेस्ट है वो कर लेना चाहिए। आर एच फैक्टर का टेस्ट है वो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न से पहले कर लेना चाहिए। पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को पॉजिटिव वाला ब्लड ही देना चाहिए, नेगेटिव है तो नेगेटिव का भी ब्लड देना चाहिए। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ये टर्म आती है आर एच फैक्टर के नीचे, क्या कहते हैं इसको, फीटस में अगर मानो कि फीटस है वो आर एच पॉजिटिव है, उसके अंदर आर एच एंटीजन है, और मदर है वो आर एच नेगेटिव है, तो अगर ब्लड पास आउट होगा फ्रॉम फीटस टू मदर तो ये आर एच जो एंटीजन है जो फीटस से मदर में चला जाएगा, और फिर एंटीबॉडी डेवलप हो जाएगी मदर के अंदर, एंटीबॉडी डेवलप इन मदर, तो फिर वो जो एंटीबॉडी डेवलप हो गई है वो फिर फीटस में ट्रांसफ़र जब होएगी क्या होगा, फिर हेमोलिटिक रिएक्शन। हेमोलिटिक रिएक्शन मतलब जो सेल्स हैं उनका हेमोलाइसिस हो जाएगा, सेल्स ख़त्म हो जाएंगे आरबीसी। ये आरबीसी अगर ख़त्म हो गया तो ये फेटल हो सकता है फीटस के लिए। डिसऑर्डर ऑफ ब्लड, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, दिस इज कॉल्ड एज हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया। इसको क्या कहते हैं, हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, आयरन की डेफिशिएंसी से होता है। हेमोग्लोबिन पूरा सिंथेसाइज नहीं हो पाता इसमें आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से, इसलिए इसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी कहते हैं। मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया, मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया हाइपरक्रोमिक मैक्रोसिटिक एनीमिया कहते हैं इसको, हाइपरक्रोमिक मैक्रोसिटिक एनीमिया मैगेलोब्लास्टिक को। ये क्यों होती है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड, B12 एंड फोलिक एसिड की कमी से भी एनीमिया होता है। परनीशियस एनीमिया अकर ड्यू टू इसको परनीशियस एनीमिया इसका टाइप है मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया का, अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। हेमोलिटिक एनीमिया ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है डिस्ट्रक्शन, उसको कहते हैं हेमोलिटिक एनीमिया। इट अकर्स ड्यू टू या तो हेरिडिटी डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है कोई, या फिर इंजरी टू आरबीसी, आरबीसी को कोई इंजरी हुई है, या फिर इन्फेक्शन लाइक मलेरिया। मलेरिया में क्या होता है, हेमोलिटिक हेमोलाइसिस शुरू हो जाता है आरबीसी का, क्योंकि जो मलेरिया पैरासाइट होता है ना वो अटैक सिर्फ आरबीसी पे करता है, इसलिए डिस्ट्रक्शन आरबीसी का इंक्रीज हो जाता है। एप्लास्टिक एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया अकर्स ड्यू टू सप्रेशन ऑफ बोन मैरो, सप्रेशन ऑफ बोन मैरो। बोन मैरो में मैंने बताया था आपको पहले कि बोन मैरो में आरबीसी का जनरेशन होता है, आरबीसी जहाँ बनते हैं उसको बोन मैरो कहते हैं, जो बोन्स की एंड होते हैं वहाँ पे बोन मैरो होता है। अगर वो बोन मैरो में सप्रेशन है किसी कारण से, सप्रेशन मतलब वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो वो उसको में जो आरबीसी है उनकी फॉर्मेशन कम हो गई, उसको एनीमिया वो कहते हैं एप्लास्टिक एनीमिया। ल्यूकोपेनिया क्या होता है, डिक्रीज इन WBC काउंट। ए ग्रैन्युलोसाइटोसिस क्या होता है, डिक्रीज इन ए ग्रैन्युलोसाइट्स। हेमोफीलिया, हेमोफीलिया एब्सेंस ऑफ फैक्टर 8, ये बहुत सारे फैक्टर होते हैं क्लॉटिंग फैक्टर फ्रॉम वन टू 12 टोटल फैक्टर होते हैं क्लॉटिंग के लिए चाहिए होते हैं, जो उसमें से फैक्टर 8 होता है उसको कहते हैं एंटी हेमोफिलिक फैक्टर। अगर ये एब्सेंट है किसी में तो उसको कहते हैं हेमोफीलिया, उसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। अगर उनके कहीं इंजरी हो जाए तो उनके ब्लड निकलता ही रहता है, ब्लड लॉस होता ही रहता है। थ्रोम्बोसिस, इंट्रावस्कुलर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, थ्रोम्बोसिस में अकर ड्यू टू रफनिंग और थिकनिंग ऑफ ब्लड वेसल। थ्रोम्बोसिस मैंने अभी बताया था, थ्रोम्बोसिस क्या होती है, हमारी जब ब्लड वेसल में क्लॉटिंग होनी शुरू हो जाए ब्लड की बॉडी के अंदर, उसको कहते हैं थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस में अकर ड्यू टू रफनिंग और थिकनिंग ऑफ ब्लड वेसल। रफनिंग, अगर ब्लड वेसल की रफनिंग होना शुरू हो जाए तो वो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं अंदर ही,
और वो अंदर थ्रोम्बोसिस बनना शुरू हो जाता है। थ्रोम्बोसिस बनना शुरू हो जाता है तो ब्लड का जो फ्लो है वो रुक जाता है उस ऑर्गन को, और वो ऑर्गन डैमेज हो जाता है। हाइपोप्रोथ्रोम्बिनेमिया, हाइपोप्रोथ्रोम्बिनेमिया ड्यू टू प्रोथ्रोम्बिन डेफिशिएंसी। हाइपो का मतलब कम होना, हाइपर का मतलब ज़्यादा होना, हाइपर टेंशन कहते हैं अपने, तो हाइपर का मतलब ज़्यादा होना, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो गया। हाइपो मतलब कम हो गया, हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो गया। ऐसे ही है यहाँ पे हाइपोप्रोथ्रोम्बिनेमिया। हाइपो मीन्स डिक्रीज़ होना, प्रोथ्रोम्बिन मीन्स प्रोथ्रोम्बिन डिक्रीज़ होना ड्यू टू प्रोथ्रोम्बिन डेफिशिएंसी। इन दिस डिजीज़ कोएगुलेशन टाइम इज़ प्रोलॉन्ग्ड। प्रोथ्रोम्बिन एब्सेंट होता है तो कोएगुलेशन टाइम बढ़ जाता है। प्रोथ्रोम्बिन क्यों चाहिए अपने को? कोएगुलेशन के लिए चाहिए, ब्लड को क्लॉट बनाने के लिए। अगर वो प्रेजेंट नहीं होगा तो कोएगुलेशन टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा। ये हमारा चैप्टर ब्लड कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।